नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 18 मार्च 2024 से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख खबरें हैं उन पर हम लोग विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। और आज के टॉपिक्स में सबसे पहले अगर हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम आता है हिंद महासागर में जो 35 सोमालियन जो सी पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे हैं, उनके द्वारा जो जहाज को लूटा गया था या कह लीजिए बंदी बनाया गया था, उसको भारतीय नौसेना के द्वारा सफलतापूर्वक छुड़ा दिया गया है। इस पर हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। भारत और सेशेल्स के बीच में 10 दिनों का जो युद्ध अभ्यास है इसकी शुरुआत हो चुकी है। 18 मार्च से ये जो है आज स्टार्ट हो गया है और 28 मार्च तक ये जो है द्विपक्षीय या कह सकते हैं कि बायलैटरल जो युद्ध अभ्यास चल रहा है इस पर चर्चा होने वाली है। भारत का जो पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है, पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट की जो है शुरुआत हो चुकी है, जो कि भारत का पहला होगा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट का भी पहला रहेगा। और साथ में जो है भारत की मौजूदा जो आर्थिक वृद्धि है, जो हमारा अभी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो संभवतः वर्ष 2003 से 2007 के बीच की जो ग्रोथ रेट थी उसी के जो है बराबर रहने वाली है। लगभग 8% के आसपास जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है, ऐसा रिकॉर्ड अभी जो है आया है। इस पर भी हम लोग विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं और साथ में कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करें तो आरसीबी के 16-17 सालों का जो लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ और आरसीबी जो है वुमेन्स चैंपियन के रूप में जो है इस बार आईपीएल की दूसरे संस्करण की जो है चैंपियन बनी है। तो ऐसे ही जो है हम लोग न्यूज़ पर अभी जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना जो है, भारतीय नौसेना के द्वारा सफल एक अभियान चलाया गया है। और इस अभियान के अंतर्गत जो भारतीय तट है, इस भारतीय तट से लगभग जो भारतीय तट है, इस भारतीय तट से लगभग 1400 समुद्री मील दूर यानी कि लगभग 2600 किलोमीटर दूर जो समुद्री सीमा है, वहां पर लगातार करीब जो है 40 घंटों के चलाए गए अभियान के बाद जो है इस ऑपरेशन के बाद भारत को सफलता मिली और भारत ने न केवल पूर्व माल्टीज ध्वज वाले जो अप्रहत व्यापारिक जहाज है जिसका नाम है MV रुएन, तो जो MV रुएन है, MV रुएन, इस MV रुएन को जो है क्या कर दिया गया है, इसको सफलतापूर्वक जो है रिहा कर दिया गया है। और इसमें चालकों के समेत जो है जो लगभग 17 सदस्य थे, जो इसमें सुमेलियाई जो समुद्री लुटेरे थे, इन समुद्री लुटेरों के द्वारा जिस जहाज पर अपना नियंत्रण किया गया था इसको जो है सफलतापूर्वक छुड़वा दिया गया है। बात यदि की जाए तो यहाँ पर जो है C-17 एयरक्राफ्ट के जरिए जो है मॉर्कोस, जो हमारी मॉर्को कमांडो टीम है नौसेना की, इस मॉर्कोस जो है कमांडो ने जो विशिष्ट समुद्री कमांडो के रूप में जानी जाती है, इसने MV जो रुएन है, इस MV रुएन को जो है क्या किया है, यहाँ पर एयर ड्रॉप किया और वहाँ पर जो है एयरक्राफ्ट ने 2 लड़ाकू विमानों को भी इस नौका के पास में जो है स्थापित करने के बाद यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो बुल्गारिया है, इस बुल्गारिया की जो विदेश मंत्री, क्योंकि ये जो शिप है, ये जो जहाज है बुल्गारिया के समीप जो है यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि इनका ये जहाज था, तो बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने अपहृत, ये जो अपहृत जहाज है और उनके देश के जो लगभग 7 नागरिकों सहित जो पूरा चालकों का एक दल था, समुद्री जो नाविक थे उनका जो दल था, इनको जो है बचाने के लिए भारतीय नौसेना का जो है आभार यहाँ पर व्यक्त किया है, जिस वजह से जो है दोनों देशों के बीच के जो कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी जो है मजबूती की तरफ आगे बढ़े हैं। अगर रुएन की बात करें तो रुएन को पिछले साल 14 दिसंबर में सोमालिया के तट से जो है समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से यहाँ पर जो है लगातार कह लीजिए कि कब्जा किया जा रहा था समुद्री लुटेरों के द्वारा। और इसके बाद जो है भारत सरकार ने इसको कह लीजिए रेस्क्यू के रूप में, कह लीजिए या बचाव कार्य के रूप में जो है भारत ने अपने जो है यहाँ पर भेजा है नौसेना को। और नौसेना के अंतर्गत जो मार्कोस हमारे कमांडो हैं उन्होंने जो है इस शिप को सुरक्षित जो है निकाल दिया है। पिछले लगभग 7 वर्षों में देखा जाए तो सोमाली जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने किसी जहाज को जो है पहली बार इस तरह के ऑपरेशन के चलते जो है रिहा किया है, वरना जो है वहां पर उन्होंने जब्त करके रखा था। तो यहाँ पर जो है जानकारी रख सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान नौसेना ने अपने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में जो है INS कोलकाता को, गश्ती जहाज जो है INS सुभद्रा को और लंबे समय तक चलने वाले जो सी गार्डियन ड्रोन से इनका इस्तेमाल करके ऑपरेशन को पूर्ण किया है।
नौसेना प्रवक्ता ने यहां पर यह भी कहा है कि लगभग 10 लाख अमेरिकी डॉलर का ये जो जहाज था, मतलब यहां पर लगभग मान के चलिए कि लगभग 37,800 टन जो है वो माल इसमें लदा हुआ था। एक कार्गो शिप था जिसमें जो है ये माल जो है कुल अमाउंट में अगर बात करें तो 37,800 टन का ये माल था, जिसकी कीमत अगर देखी जाए तो ये जो है लगभग 10 लाख अमेरिकन डॉलर, 10 लाख अमेरिकी डॉलर के आसपास था। तो इसको जो है सुरक्षित भारतीय नौसेना के द्वारा जो है निकाल दिया गया है। देखो चर्चा में इसलिए भी अक्सर ये न्यूज़ रह जाते हैं क्योंकि आप लगातार जान रहे हैं कि जो इजराइल और हमास का जो यहाँ पर मुद्दा चल रहा है उसके चलते यमन के जो हूती विद्रोही हैं इनके द्वारा लगातार जो रेड सी वाला पार्ट है, लाल सागर जो पार्ट है, इस लाल सागर में जितने भी कार्गो शिपें, मालवाहक जो जहाज हैं उन पर जो लगातार हमले किए जा रहे थे, तो उनकी रणनीतियों के खिलाफ जो है भारत सरकार के भी द्वारा लगभग जो है 10 से अधिक जो है युद्धपोतों को तैनात कर दिया जा चुका है। इसलिए ये चर्चा जो है ये खबर जो है चर्चा में रहती है। अब यदि हम लोग वहीं दूसरी और बात करें तो इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आती है उसमें आता है कि भारत और सेशेल्स के बीच में सोमवार से जो है लगभग 10 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार यानी कि आज 18 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है और भारतीय सेना के गोरखा राइफल्स और सेशेल्स रक्षा बल यानी कि जो सेशेल्स डिफेंस फोर्स है इसके लगभग 45 सैन्यकर्मियों ने, यानी कि 45 जो है सैन्यकर्मी भारत की ओर से और 45 सैन्यकर्मी जो है वो सेशेल्स की ओर से 18 से लेकर लगभग जो है 27 मार्च तक का जो है 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है जिसका नाम है लामिटिया। जो लामिटिया है, इस लामिटिया को कंडक्ट करने वाले हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास में जो है फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास से लेकर युद्ध पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसके जो है बेहतरीन प्रदर्शन की बात की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सुरक्षा का मुद्दा। टू काउंटर द टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को खत्म करना, सुरक्षा को आपस में जो है बढ़ाना, इन सारे पहलुओं पर जो है क्या हुआ है यहाँ पर जो भारतीय सेना है और जो सेशेल्स रक्षा बल है उनके बीच में जो है ये युद्ध अभ्यास जो है शुरू किया गया है। अब यदि बात करें सेशेल्स की तो आप जानते हैं कि सेशेल्स जो है वो इंडियन ओशन में लगभग 115 जो आइलैंड्स है यानी कि 115 जो द्वीपें 115 द्वीपों का जो समूह है उसको हम लोग सेशेल्स कह सकते हैं और सेशेल्स जो है वो इंडियन ओशंस में आता है। अगर हम लोग बात करें तो सेशेल्स और इंडिया के बीच में जो लामिटिया 2024 है इसके पहले संस्करण की जो है शुरुआत वर्ष 2001 से हुई थी और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो है इसका आयोजन पहली बार जो है सेशेल्स में हुआ था और अभी जो है सेशेल्स में इसका आयोजन करवाया गया है। वहीं अगर हम लोग कुछ प्रमुख देशों के साथ भारत के अन्य युद्धाभ्यासों की बात करें तो इसमें जैसे संप्रीति जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच का युद्धाभ्यास है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मैत्री जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में, वज्र प्रहार जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में, युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत के बीच में जो है मैत्री और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास जो है ये दोनों प्रमुख हो जाते हैं। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में है। गरुड़ शक्ति की बात करें इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के मध्य है। धर्म गार्जियन की बात करें तो इंडिया और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है इंडिया और चाइना के बीच। सिम्बेक्स की बात करें तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में और जो कॉर्पेट है, कॉर्पेट जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच के जो है प्रमुख युद्ध अभ्यास है। तो ये हमारे पास में दूसरी एक छोटी सी न्यूज़ है जिस पर जो है सवाल बनने के पूर्ण चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा प्रमुख आज के लिए प्रमुख करंट अफेयर न्यूज़ है 18 मार्च की एग्जाम जो है न्यूज़पेपर के भीतर। अब अगर हम लोग चर्चा करें तीसरी प्रमुख खबर पर तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत देश का पहला और साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यहाँ का भी पहला जो पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र है यानी कि प्लांट है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और मिशन पाम ऑयल के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला सवाल यह है कि ये जो देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट या संयंत्र की शुरुआत हुई है वो हुई कहां पर है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है और अरुणाचल प्रदेश में देश का ये पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र जो है ये स्टार्ट हो चुका है। ऑयल प्रोसेसिंग की यदि बात करें तो देश की एक बड़ी ऑयल पाम कंपनियों के रूप में एक जो है 3F ऑयल पाम है जिसने इसकी स्थापना की है और 3F जो ऑयल पाम है, 3F ऑयल पाम कंपनी के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई है और इसकी स्थापना के बाद अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग वैली वाला प्रदेश है, दिबांग घाटी जो है यहाँ पर रोइंग नाम का जो प्रदेश है यहाँ पर इसको जो है स्थापित किया जा रहा है। यदि इसमें बात की जाए तो ये एक अत्यधिक आधुनिक संयंत्र के रूप में यानी कि मॉडर्न प्लांट के रूप में जो है एस्टैब्लिश किया गया है और इसमें पाम ऑयल प्रोसेसिंग और सबसे प्रमुख है कि रिफाइनरी जो है दोनों की सुविधाएं, पाम ऑयल भी और साथ साथ में रिफाइनरी भी है। और अगर बात करें तो ये एक तरीके से जो है
कूड़ा मुक्त कह लीजिए या अपशिष्ट मुक्त कह लीजिए, शून्य अपशिष्ट जो होता है, जीरो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपशिष्ट की बात करें तो जीरो अपशिष्ट या शून्य अपशिष्ट संयंत्र के रूप में इसको जो है शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 9 मार्च को जो है वर्चुअली रूप से इस संयंत्र की शुरुआत की थी और अब जाकर जो है ये संयंत्र यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है। और जो 3F ऑयल पाम है, इसके सीईओ अभी जो है वर्तमान में वो संजय गोयनका हैं और संजय गोयनका का ये मानना है कि खाद्य तेलों की बढ़ती हुई जो मांग है उसको देखते हुए जो है पाम ऑयल जो है देश की खाद्य आपूर्ति को जो है पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। यदि इसके थोड़ा सा हम लोग विस्तृत चर्चा की और आगे बढ़े तो इससे पहले भी भारत ने अगस्त 2021 में, इससे पहले भारत ने अगस्त 2021 में जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है, यानी कि जो नेशनल एडिबल फूड या फूड ऑयल जो मिशन है उसकी शुरुआत की है, जिसका नाम है ऑयल पाम। और इसकी शुरुआत के बाद जो है जो ताड़ है, यानी कि जो पाम ट्री है, जो ताड़ का वृक्ष है, इस ताड़ की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष जो है 2025-26 तक जो है कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन को लगभग 11.20 लाख टन तक बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा गया है पाम ऑयल पॉलिसी के अंतर्गत। अगर हम लोग पाम ऑयल पॉलिसी की बात करें तो इसके तहत जो है पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए लगभग 11,040 रुपए के कुल राष्ट्रीय बजट में, जो टोटल हमारा जो है नेशनल बजट है उसमें जो है 11,140 का जो पाम ऑयल है, इसमें जो है विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश है, इन नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश के क्षेत्रों के लिए लगभग 5,870 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। मतलब अगर हम लोग बजट की बात करें तो जो बजट में जो पाम ऑयल्स के लिए, जो पाम कह लीजिए कि जो ऑयल के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए लगभग जो 11,040 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर बजट है उसमें से लगभग जो है 5,870 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए किया गया है। और इसके पीछे देखो कारण सिंपल सा है, इसमें केंद्र सरकार का जो है 90% भूमि जो है 90% का योगदान रहने वाला है। और हमने इसलिए कहा कि अधिक योगदान नॉर्थ ईस्ट में क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ कि यहां पर 6 ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश हैं जहां पर पाम उत्पादन अत्यधिक होता है, ताड़ का मतलब जो है उत्पादन अधिक होता है। और इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें देश का पहला पाम ऑयल प्लांट एस्टैब्लिश किया गया है। उसके अलावा असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर पाम ऑयल का उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। अकेले अगर इन 6 राज्यों की बात करें तो इन 6 राज्यों में पाम ऑयल का जो उत्पादन है इसके लिए लगभग जो है 8.4 लाख हेक्टेयर का जो है एक विशाल संभावित क्षेत्र है जहां पर मतलब ये खेती की जा सकेगी। और ये अगर नेशनल हम लोग जो है पूरे क्षमता की बात करें पाम ऑयल्स के, तो लगभग देश के भीतर जितना भी पाम ऑयल प्रोडक्शन होता है उसका 38% जो पाम ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा वो इन 6 राज्यों में होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के भीतर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की एक और प्रमुख खबर पर, और सबसे बड़ी खबर है आज की, जिसमें भारत की जो मौजूदा आर्थिक वृद्धि है यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, संभवतः ये जताया गया है यहाँ पर वैश्विक एक फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली। तो इस मॉर्गन स्टैनली के जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका मानना ये है कि वर्ष 2024 में या मौजूदा समय में जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो लगभग जो है 2003 से और 2007 के बीच में जो भारत की इकोनॉमिक रेट थी उससे जो है मिलती जुलती रहने वाली है। अगर पहले हम लोग बात करें कि 2003 से 2007 के बीच में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या थी, तो वो लगभग 8% के पास थी। और संभवतः जो है आने वाले इस वर्ष में भी हमारी जो रेट रहने वाली है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो जो है 8% के आसपास जो है रहने वाली है। स्टैनली ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है इसमें स्टैनली के जो इकोनॉमिस्ट्स का मानना ये भी है कि इस दशक में या एक दशक में, दशक मतलब 10 वर्षों के अंतराल की बात करें तो एक दशक में जो है जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है, इस जीडीपी के मुकाबले जो है निवेश में लगातार गिरावट आने के बाद जो है वो भारत में जो पूंजीगत व्यय है, इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि के जो है प्रमुख चालक के रूप में जो है भारत देश उभरा है। जहां एक और जो है जीडीपी के निवेश में गिरावट आने की बात की गई है, वहीं दूसरी ओर जो हमारा पूंजीगत व्यय है, जो कैपिटल हमारा जो है इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें जो है इंक्रीज हुआ है, उसमें जो है बढ़ोतरी या वृद्धि हुई है, ऐसा यहां पर जो है अर्थशास्त्रियों का मानना है। अर्थशास्त्रियों की बात करें तो वर्तमान तेजी के दौर में जो हमारी खपत है, इस खपत की तुलना में जो निवेश है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो है इसके बढ़ने के आसार लगातार बने हुए हैं। और जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय है इसके समर्थन में
जो है निजी पूंजीगत व्यय जो है इसमें जो है लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसा यहाँ पर जो है मॉर्गन स्टैनली संस्था के अर्थशास्त्रियों का मानना है। वही यदि हम लोग प्रमुखता से इस पे बात करें तो वृद्धि जो चक्र रहा है हमारा इस जो है 10 ईयर्स के बीच में, तो वहां पर वर्ष 2003 से 2007 की तुलना में जहां 2003 और 2007 में 27% का जो है बढ़ावा था निवेश में, वहीं वर्तमान में जो है ये कितना लगभग 39% की जो है वृद्धि होने की पूर्ण संभावना बताई गई है। जीडीपी के मुकाबले निवेश में 2011 तक जो है अपने उच्च स्तर पर जो है भारत देश रहा था, और बाद में 2011 से लेकर 2021 के बीच का ये जो 10 वर्षों का समय अंतराल था, यहाँ पर जो है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है गिरावट आई थी, यानी कि एक जो है रिडक्शन फेज देखा गया था। बावजूद इसके जो है अब जीडीपी के मुकाबले में अगर हम लोग बात करें तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल जो निवेश है, इसमें लगभग 34% की जो है वृद्धि हो चुकी है। और रिपोर्ट का ये भी मानना है कि वर्ष 2026-27 तक जो है लगभग 36% की जो है आर्थिक वृद्धि दर जो है देखी जाने वाली है पिछले वर्षों के मुकाबले। 2003 से 2007 के दौरान जो पूंजीगत व्यय था उसमें उछाल आने के कारण जो है अब हमारी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, और जो है यहाँ पर अन्य जो हमारी आय वृद्धि है इसमें लगातार जो है तेजी आने वाली है, इसमें जो है हाइक आने वाला है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा जो श्रमिकों को भी जो है रोजगार मिलेगा, और जीडीपी में बचत का जो लगभग 2003 में जो 28% से था हमारा उस समय जो बचत का मतलब जो रेशियो था 28%, अब वो बढ़कर जो है 2008 में 39% हो गई थी। अब ये लगातार यहाँ से जो है इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये जो है रिपोर्ट अभी भारत की मौजूदा आर्थिक जो है गतिविधियों को देखते हुए जो है यहाँ पर पब्लिश की गई है। यदि हम लोग बात करें तो जो हमारे पास में मॉर्गन स्टैनली संस्था है, उनके जो है जितने भी यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्रियों ने जो है इस पूरी रिपोर्ट पर जो है विस्तृत में परिचर्चा करने के बाद इस प्रकार से जो है रिपोर्ट को साझा करते हुए भारत के आने वाले समय में जो आर्थिक वृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका अनुमान लगाया है। अब यदि इस पूरे न्यूज़ के भीतर के हम लोग कुछ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज को लेकर चलें तो इसमें कुछ 2-4 प्रमुख शब्दावलियां आती हैं जो कि अर्थशास्त्र के भीतर या कह लीजिए इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के भीतर प्रमुख जो है टॉपिक्स के रूप में रहता है। और आज हम लोग सबसे पहले जो है इन्हीं प्रमुख शब्दावलियों पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक शब्द आया है, वो है आर्थिक वृद्धि, यानी कि विच इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जरा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वेट, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? दोनों चीज हम लोग साथ में लेकर चलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, अर्थव्यवस्था के भीतर अगर हम लोग जो है एक वित्तीय वर्ष के दौरान सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पर हम लोग क्वांटिटेटिव ग्रोथ देखते हैं, ओनली क्वांटिटी में ग्रोथ हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये आर्थिक जो है वृद्धि हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। सपोज कर लीजिए कि वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में जो मेरी आय थी उसमें जो है 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है, तो यानी कि मेरी जो है उस समय आर्थिक वृद्धि हुई है। यहां पर जो है मेरा क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर मैं वर्ष 2020 में लेट कर लीजिए कि 40,000 रुपये की इनकम कर रहा था और 2021 में मैंने जो है 50,000 रुपये की जो है इनकम की है, तो वो 10,000 रुपये का मेरा जो है आर्थिक वृद्धि हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। सिर्फ ग्रोथ की बात करें भी हम लोग डेवलपमेंट को हटा देते हैं, तो ग्रोथ हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा किस पर, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, जिसको क्वांटिटेटिव वृद्धि या संख्यात्मक या मात्रात्मक वृद्धि के रूप में जान सकते हैं। वही दूसरी साइड अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक वृद्धि तो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई भाई। मेरी 2020 में जो 40,000 की जो है इनकम थी वो बढ़कर 21 में 50,000 हो गई, यानी कि 10,000 की मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। लेकिन क्या उस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाया है कि नहीं? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास जब देखना है तो उसमें जो है क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी में भी इंक्रीज देखना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी में वृद्धि हुआ है, यानी कि उस देश में आर्थिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ जो है आर्थिक रूप से जो है वृद्धि
हुई है और उसमें किसी भी प्रकार का क्वालिटेटिव चेंज नहीं आया है, यानी कि उसमें कोई भी प्रकार का जो है कह सकते हैं कि गुणात्मक या क्वालिटी में जो है अगर चेंज नहीं आया है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो सिर्फ एक वृद्धि है। तो वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं कि वृद्धि में संख्यात्मक वृद्धि हो रही है, और जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो उसमें क्वालिटी के साथ में, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी जो है इंक्रीज होता है। जैसे कि भाई वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में जो मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जीवन जीने की जो मेरा स्तर है, क्या उसमें मैं बढ़ोतरी कर पाया हूं? जो मेरे पास में एजुकेशन फैक्टर्स थे, क्या उसमें मुझे जो है और अधिक सुविधा मिली है? क्या हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे देश के भीतर जितने भी विकासात्मक कार्य हैं, क्या वो भी साथ में किए जा रहे हैं? अगर देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है, अगर जो है हेल्थ को इंक्रीज किया गया है, एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज किया गया है, ठीक है, जो हम लोग सैनिटेशन की बात करें, सैनिटेशन को जो है अगर और उच्च स्तर तक लेकर जाया गया है, तो वो कहेंगे हम लोग कि आर्थिक वृद्धि के साथ में आर्थिक विकास भी हुआ है। लेकिन वृद्धि शब्द और विकास शब्द दोनों एक दूसरे से अलग है। वृद्धि सिर्फ जो है एक प्रकार का संख्याओं में वृद्धि हो सकता है, ठीक है, उसमें जो है हम लोगों को आंकड़े जो है चेंज दिखते नजर आ सकते हैं, लेकिन विकास के लिए आपको जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लेकर चलना होगा। सिर्फ क्वांटिटी से ही नहीं, क्वालिटी से भी जो है इसमें आप लोग विकास की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो विकास भी कैसा होना चाहिए? विकास भी सतत होना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का मतलब है कि हम अपने विकास के चलते ऐसा ना हो कि सभी जो प्राकृतिक संसाधन है या जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उन सबको अभी खत्म कर लें, और जो हमारी भावी पीढ़ी है, अपकमिंग जो जनरेशन है, उसके लिए जो है रिसोर्सेज ही ना बचे। तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि जो विकास किया जा रहा है, जो भावी पीढ़ी को भी जो है संसाधनों की उचित सुविधा पहुंचाने के क्रम में विकास किया जा रहा है, तो वो सतत विकास है। ऐसा विकास ही हमारा आर्थिक विकास का नाम देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये जो है आपकी क्लियर हुई होंगी। अब तीसरा हम लोग यहाँ पर एक और शब्द की बात कर लेते हैं। जीडीपी की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो, डेफिनेशन बहुत आसान है। हमसे अक्सर पूछता है कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी में आपने बस एक टर्म को रट लेना है और वो है डी। डी का मतलब मैंने यहां पर बताया है, दैट इज डोमेस्टिक। यानी कि हम इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। रिपीट कर देता हूं इस लाइन को कि जीडीपी का मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो वित्त वर्ष की शुरुआत जब भी होती है तो वो कहां पर होती है? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो वो सर्कल रहता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर के रूप में जानते हैं। और उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमारे देश की जो क्या है, बाउंड्री है, जो हमारे देश की सीमा है, चाहे उसमें लैंड बाउंड्री है, चाहे मैरीटाइम बाउंड्री है, तो इसके भीतर कुछ भी अगर उत्पादन हो रहा है तो वो सब क्या है? भारत की जीडीपी है। इसमें यह कंडीशन नहीं है कि वो कंपनी, वो फर्म, वो यूनिट भारत की ही होनी चाहिए, नहीं, वो किसी भी देश की यूनिट है, किसी भी देश का फर्म है, किसी भी देश की जो है कंपनी है, लेकिन अगर भारत देश के भीतर जो है प्रोडक्ट या कह लीजिए सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे उसमें सेवा है, चाहे उसमें जो है वस्तुएं हैं, चाहे उसमें गुड्स हैं, अगर उसका उत्पादन भारत देश की सीमा के भीतर होगा तो वो भारत की जीडीपी के रूप में जो है जाना जाएगा। उदाहरण के रूप में अभी समझ लीजिए, जैसा आज ही इसी वीडियो में लास्ट में मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है उनकी वुमेन्स टीम ने दूसरा संस्करण का जो आईपीएल चल रहा था वर्ष 2024 का, उसको जो है जीत लिया है। और उसमें जो है अगर हम लोग जो है एलिसा पेरी की बात करें तो उनको कह सकते हैं कि ऑरेंज कैप दी गई है। अब मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी, जो चाहती है कि जो है पेरी से क्या करवाया जाए, एक एडवर्टीजमेंट, एक जो है विज्ञापन करवाया जाए, क्योंकि वह चर्चा में है, प्रख्यात जो है क्रिकेटर हैं। तो अगर वो उनसे एडवर्टीजमेंट करवाना चाहती है कोई भारतीय कंपनी, तो वो क्या करेगा कि वो जो है उनको एक ऑफर देगा कि लेट कर लीजिए कि हम आपको 10 करोड़ रुपए जो है देने को तैयार है और आप जो है हमारे इस वस्तु का जो है विज्ञापन कर लीजिए, कोई भी कंपनी मान लीजिए, उसका जो है विज्ञापन कर लीजिए। तो एलिसा पेरी के द्वारा भारत में जो विज्ञापन किया गया है, जिससे उनको जो है 10 करोड़ रुपए की जो है इनकम जनरेट हुई थी, तो वो जीडीपी कहां का काउंट होगा? जीडीपी भारत का काउंट होगा, न बल्कि उनके मूल देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया का काउंट होगा।
जीडीपी हमेशा जो है भारत का काउंट होगा, लेकिन इसमें एक शब्द आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट में देखो एन शब्द आ गया, नेशनल प्रोडक्ट मतलब उसमें देखा जाएगा कि वो यूनिट, वो फर्म, वो कंपनी, वो इंडिविजुअल किस देश का है। अब मैंने पैरी की बात की जो ऑस्ट्रेलियन मूल से निवास करते हैं, तो अगर हम लोग जीडीपी की बात करेंगे तो भारत की कंपनी ने उनको दिया है, भारत देश के भीतर ये ऐड शूट हुआ है, तो ये भारत का जीडीपी है। और जीएनपी कहां चले जाएगा? जीएनपी चले जाएगा उस देश में जिस देश के जो है वो यूनिट है, वो व्यक्ति है, वो फर्म है। इतना आसान समझिए। कल को मान लीजिए भारत देश के, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रियंका चोपड़ा है, तो प्रियंका चोपड़ा अभी भारत के जो है नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड है, भारतीय मूल के हैं, तो वो जितना भी हॉलीवुड में काम कर रही है, तो हॉलीवुड में जो इनकम जनरेट हो रहा है वो जीडीपी कहाँ का होगा? जिस देश में वो जो है कार्य कर रही हैं, यानी कि हॉलीवुड में हो जाएगा, विदेशों की वो आय हो जाएगी जीडीपी। लेकिन नेशनल इनकम कहाँ का होगा? तो नेशनल इनकम जुड़ जाएगा भारत का, जब तक वो भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड है। तो भारत के नागरिक के रूप में अगर कार्य कर रही हैं तो भारत की वो क्या बन जाएगी? जीएनपी बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो जीडीपी और जीएनपी के बीच का डिफरेंस है वो भी आपको यहां पर समझ में आया होगा। और अंत में इसमें एक टर्म आता है, दैट इज पूंजीगत व्यय, विच इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से समझना, हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ चले गए हैं करंट अफेयर्स के साथ में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक्सपेंडिचर होता है या जो हमारे पास में जो है इनकम भी होती है, वो दो तरीके की होती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम। मतलब राजस्व आय भी होती है और जो है राजस्व व्यय भी होता है। ऐसे ही जो है हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूंजीगत आय भी होती है और पूंजीगत जो है व्यय भी होता है। इसको सामान्य अर्थों में समझते हैं कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में एक सामान्य अंतर क्या होता है। देखो, राजस्व व्यय का मतलब कि वो व्यय जिससे कि हम लोग जो है किसी नए संसाधन को या किसी जो है नई इनकम को जनरेट नहीं करते हैं। सरकार के द्वारा मतलब कुछ ऐसा व्यय किया जाता है जिससे वो कुछ नया जो है जनरेट नहीं कर रही है। जैसे पेंशन दे रही है सरकार, सैलरी दे रही है सरकार, ठीक है, यहाँ पर जो अलाउंसेस वगैरह दे रही है, भत्ते दे रही है, तो उसमें सरकार का कोई नई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई ऐसे संसाधनों को उन्होंने नहीं एस्टैब्लिश किया है जिससे कि उनकी जो है इनकम जनरेट होगी भविष्य में। और ये अल्पकालिक होता है, इसको हम लोग सरकार का डे टू डे एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, जिससे कोई नई इनकम जो है जनरेट होती नहीं। वहीं अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, दीर्घकालिक अवधि के लिए होता है, और दूसरा होता है जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं? इनकम जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मेरा स्टाफ है, मेरे साथ टीचर है, मेरे साथ में जो है बाकी का स्टाफ है, तो इनको जो इनकी सैलरी जा रही है, इनके जो है खर्चे जा रहे हैं, मैं यहाँ का जो है रेंट दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी खर्चा जा रहा है वो मेरा डे टू डे एक्सपेंडिचर है, विच इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। और ऑन द अदर साइड मान लीजिए मैंने लाइब्रेरी के सेटअप डाले हुए हैं, तो लाइब्रेरी के सेटअप में मैंने एक बार उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से अब मैं क्या कर रहा हूँ? रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, वहाँ से जो है कैपिटल जो है इनकम में वहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। तो वो जो है भविष्य में दीर्घ काल के लिए क्या करता है? आपके आय के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जबकि जो है राजस्व व्यय में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक लाइन में समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय एक दीर्घकालिक व्यय होता है, जहां पर सरकार के द्वारा जो है कुछ लंबी परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, उत्तराखंड की बात करें तो चारधाम जो परियोजना, ऑल वेदर रोड परियोजना जो है, तो इस पर जो खर्च किया जा रहा है वो क्या है? वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, वो पूंजीगत व्यय है, जहां से भविष्य में सरकार की क्या होने वाली है? आय या इनकम जो है जनरेट होने वाली है। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे कि दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे पास में एक और प्रमुख न्यूज थी, और उससे जुड़े हुए जो प्रमुख इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज थी, आर्थिक शब्दावलियां थी, इन आर्थिक शब्दावलियों पर मैंने आप लोगों से विस्तृत में जो है चर्चा की है। अब अगर हम लोग आगे बढ़े एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ, अब हम लोग कुछ वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ों पे फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं आज के जो है 18 मार्च के न्यूज़पेपर में। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, इसका जो 16 सालों का जो एक स्ट्रगल रहा था, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज आए, हम स्वयं जो है राहुल द्रविड़ जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, अनिल कुंबले जुड़े थे, डेनियल विटोरी इससे जुड़े थे, ठीक है, बहुत से लोग थे, विराट कोहली की ही बात कर लेते हैं। तो इनकी कप्तानी में फाफ डु प्लेसिस ने जो है कप्तानी की थी, इनकी कप्तानी में जो आरसीबी को ट्रॉफी नहीं मिल पाई थी, उस सपने को पूरा किया है स्मृति मंधाना और उनकी टीम के द्वारा। देखो इस बार देखो यहां से क्या होता है कि स्पोर्ट्स से लगातार जो है प्रश्न बनते हैं, और इस बार कि वर्ष 2024 का
जो आईपीएल का संस्करण रहा है, इस संस्करण में जो है वुमेन्स की जो विजेता टीम है वो कौन सी है, तो वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी। और आरसीबी की जो अभी कप्तानी की है वो की है स्मृति मंदाना ने। और यहां पर जो है ये आपको वन लाइनर्स के रूप में जो है जरूर ध्यान रखना है। इसमें अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो जो विजेता टीम है उसको लगभग 6 करोड़ रुपए का क्या मिलेगा, वहां पर विजेता पुरस्कार मिलेगा। और जो रनर अप टीम रही है, अच्छा अनफॉर्चुनेट टीम है, पिछली बार की भी बात करें, इस बार की भी बात करें, तो दोनों बार क्या हुआ है, इस दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम रही है, दिल्ली कैपिटल्स जो है, इस दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जो है ट्रॉफी से थोड़ा पहले जो है बाहर होना पड़ा। पिछली बार देखो मुंबई इंडियंस की तरफ से हरमनप्रीत कौर जो है उनके लीडरशिप में जो है जीती थी मुंबई इंडियंस, वहां पर भी जो है दिल्ली कैपिटल्स को रनर अप टीम के रूप में घोषित किया गया था। और यहां आरसीबी के हाथों हारने के बाद रनर अप टीम के रूप में जो है फिर से दिल्ली कैपिटल जो है वो आई है। तो लगातार 2 बार जो है ट्रॉफी के करीब पहुंचकर दिल्ली कैपिटल्स जो है वो पीछे रही हैं, लेकिन उनके बेहतरीन प्रदर्शन की जो है जानकारी आप लोग जानते हैं इसके बारे में। जो रनर अप टीम है दिल्ली कैपिटल्स, उनको 3 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर उपविजेता पुरस्कार राशि के रूप में दिया गया है। और वहीं यदि हम लोग देखें तो ऑरेंज कैप जो मिली है वो जो है एलिस पेरी को जो है मिला है। जैसे मैंने अभी एलिस पेरी की बात की है, तो इन्होंने जो है सबसे ज्यादा आरसीबी के लिए 447 रन बनाए हैं। उनके बाद मैग लैनिंग जो है उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से स्कोर किया है। शफाली वर्मा जो है भारतीय ओपनर बैट्समैन, उन्होंने भी काफी अच्छा इसमें जो है परफॉर्म किया है। वहीं अगर पर्पल कैप की बात करें, ऑरेंज कैप मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, जो बैट्समैन की बात करें, और पर्पल गेंद यानी कि पर्पल कैप यानी कि जिन्होंने जो है सबसे ज्यादा क्या लिए हैं, उसमें विकेट लिए हैं बेस्ट बॉलर के रूप में। और भारत की जो इमर्जिंग टैलेंट के रूप में आ रही है यानी कि श्रेयंका पाटिल, तो श्रेयंका पाटिल ने जो है लगभग 13 विकेट के साथ में जो है आरसीबी को जीत दिलाते हुए जो है पर्पल कैप को अपने पास रखा है। फिर से जो है इंडिया की तरफ से आशा शोभना की बात करें तो आरसीबी के ही जो है खेमे से इन्होंने 12 विकेट लिए हैं। और यहीं पर जो है मॉली ल्यूक्स जो है उनके द्वारा भी लगभग 12 विकेट जो इसमें ले गए थे। फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो ये आरसीबी को ही मिला है। और इमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो श्रेयंका पाटिल की मैंने बात की है, इस वर्ष के जो है संस्करण के भीतर इनको ये दिया गया है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पिछले वर्ष की जो है विजेता टीम मुंबई इंडियंस और इस वर्ष की विजेता टीम आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और दोनों साल रनर अप टीम के रूप में जो है वो है दिल्ली कैपिटल्स। तो इन सारी चीजों को लेकर आप लोग जो है इस पर जान सकेंगे। वहीं एक और हम लोग प्रमुख न्यूज की बात करें तो जो गुलवीर जी हैं, इन गुलवीर सिंह जी ने 16 वर्ष पुराना जो रिकॉर्ड था इसको जो है ब्रेक किया है। एशियाई खेलों के कांस्य पदक जीत चुके जो प्रमुख एथलीट गुलवीर सिंह जी हैं, इन्होंने कैलिफोर्निया के सैन जुआन में जो कैपिस्टानो है, यहाँ पर द 10 प्रतियोगिता में पुरुषों की जो श्रेणी रही है उसमें लगभग 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना जो नेशनल रिकॉर्ड था उसको जो है ब्रेक किया है। और इस समय इनको जो है सेकंड स्थान मिला है, प्रथम नहीं आ पाई, सेकंड स्थान मिला। और साथ में दूसरा ये भी याद रखना कि जो ये खेल चल रहे थे उसमें जो पेरिस में इस बार ओलंपिक का जो क्वालिफिकेशन होने वाला है, पेरिस में जो ओलंपिक खेल्स होने वाले हैं उसके क्वालिफिकेशंस की दौड़ थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली गुलवीर सिंह जी का चयन नहीं हुआ। मात्र जो है 41 सेकंड की जो है अंतर से जो है ये चूक गए थे, क्योंकि इस समय जो क्वालिफिकेशन का टाइम था वो था 27 मिनट का, और इन्होंने इस समय जो है 27 मिनट से जो है अधिक समय लिए थे, 27 मिनट 41 सेकंड जो है इन्होंने समय लिया था। इस वजह से जो है वहां पर आ नहीं पाए थे। इसमें हम लोगों ने जैसे बात की कि 25 वर्षीय खिलाड़ी ने शनिवार को जो है अपनी स्पर्धा में 27 मिनट और 41 सेकंड का समय निकालकर हमारे भारत देश के जो सुरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने वर्ष 2008 में इसी समय जो है 10,000 मीटर की जो दौड़ थी इसमें लगभग 28 मिनट और 2 सेकंड का समय लिया था, इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 27-41 के साथ में जो इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि जो है पेरिस ओलंपिक में जो है क्वालिफाई हो नहीं पाए हैं। तो ये भी एक जो है न्यूज आप लोग इसमें जान सकेंगे। वहीं गाइस 1999 से वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2024 तक लगातार 5वीं बार सत्ता मिल चुकी है व्लादिमीर पुतिन को। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो रूस में 3 दिनों से जो मतदान चल रहा था उसमें कुल जो मत पड़े थे उन मतों में जो है 87.97% जो मत है वो जो है व्लादिमीर पुतिन को इस समय मिले हैं। और समझ लीजिए कि अब ये जो है आने वाले अगले जो है 6 वर्षों के लिए यानी कि वर्ष 2030 तक के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है चयनित हो गए। हालांकि यहां पर विरोध के रूप में अगर देखें तो अमेरिकन जो
न्यूज़पेपर से, या कह लीजिए जो अमेरिकी रिस्पॉन्स रहा है, इस पे प्रतिक्रिया है, उसमें ये लिखा गया कि रूस में जो है इंडिपेंडेंट या फ्री और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को बता दूं कि जो कुल मिलाकर 11.14 करोड़ मतदाता थे, उनमें से 72.84% लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है, और 3 दिन इस मतदान की प्रक्रिया में लगे हैं। और इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि 1999 से लेकर अभी तक जो है वर्ष 2030 तक लगातार जो है पुतिन है, और इनको जो है 5वीं बार जो है जीत मिले। इन्होंने पीछे छोड़ा स्टालिन को। इनके विरोध में जो कह लीजिए अगेंस्ट में जो थे, उसमें जो है निकोलाई जो है खारितोनोव, लियोदिन स्लत्स्की और व्लादिस्लाव जो डावनकोव थे, उनके सामने जो था। तो ये जो है लगातार से कह लीजिए कि 5वीं बार जो है पद को ग्रहण कर चुके हैं। तो ये भी एक और प्रमुख जो है न्यूज़ यहाँ पर रहती है। तो आज यानी कि 18 मार्च 2024 की अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, इसमें जो प्रमुख खबरें मुझे लगी, उन सारी खबरों पर मैंने आपसे जो है विस्तार में चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको जो है इसी प्रकार का कंटेंट अच्छा लग रहा है जिसमें उत्तराखंड स्टेट लेवल के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें ये यहाँ से जो है सवाल ज़रूर बनते हैं, तो आप इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। और उसके बाद आपने करना बस इतना सा है, जो कि निःशुल्क है, फ्री है। सब्सक्राइबर बटन प्ले करना है, उसको जो है दबाना है, और नोटिफिकेशन को एक बार क्लिक कर देना है, ताकि आपको जो है डेली अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस यही सारी चीज़ें रखते हैं। टिल देन, हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।